ऐसे ही का तमाम ये कम्बोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी नाइन के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज़ की तरह हम हाजिर हैं आपके जेब से जुड़ी हुई, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के और उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हर रोज़ की तरह हमारे साथ मनी नाइन के संपादक अंशुमान तिवारी जी मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आज कौन सी महत्वपूर्ण खबरों पर हम विशेष तौर पर तवज्जो देंगे। ऑन द शो पर नजर डालते हैं। तो बिजली कटी तो जुर्माना देगी कंपनी। जी हाँ, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्या कुछ नई अपडेट है इस मामले को लेकर के, डिटेल में आपको हम इस बारे में बताएंगे। सस्ते मकानों की उम्मीद हुई खत्म। जी हाँ, वैसे ही बिल्डर जो है वो लग्जरी अपार्टमेंट ज़्यादा बना रहे हैं और अब सस्ते मकानों की उम्मीद क्यों खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, इस पर भी होगी डिटेल में चर्चा। नहीं कम हो पाया गोल्ड का आयात, सरकार की तरफ से तमाम कोशिशों के बावजूद क्यों हम ये ऐसा कह रहे हैं, वो आपको हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। पनामा नहर भी दिख रही है संकट में। लगातार हम देख रहे हैं कि जो कुछ स्थितियां परिस्थितियां कारोबार को लेकर के नजर आ रही हैं, हम आपको मनी सेंटर में हर रोज बता रहे हैं। अब पनामा नहर को लेकर क्या अपडेट है, वो थोड़ी देर में आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। WTO में होगा टकराव। जी हाँ, क्यों ऐसी बात निकल करके आ रही है, जिस तरीके से अब चीज़ें एक तरीके से जो है बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, उसको लेकर के नई अपडेट है, उस पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। और अब RBI ने भी माना है कि जिद्दी हुई है खाद्य महंगाई। जी हाँ, RBI गवर्नर की तरफ से स्टेटमेंट आई है और उसके मायने क्या हैं आपकी जेब के लिए, आपकी गृहस्थी के लिए, वो हम डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा है कि बिजली कंपनियों की तरफ से अनावश्यक बिजली कटौती पर कंपनियों को दंडित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बिजली कटौती देश के लोगों का अपमान है। ऊर्जा मंत्री ने बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को अपनी पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। सर, ऊर्जा मंत्री की तरफ से ये स्टेटमेंट कितना सीरियस दिखाई दे रहा है आपको? ऊर्जा मंत्री ने एक नई बात कही और महत्वपूर्ण बात कही। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली कंपनियां अगर बिजली की कटौती करेंगे तो उन पर जुर्माना लगेगा उपभोक्ताओं के लिए। तो ये खासतौर से खासी महत्वपूर्ण बात है, पर ये कितना व्यवहारिक है ये देखना होगा। ऊर्जा मंत्री ने अपने बयान में ये कहा कि लोड शेडिंग रोकने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, कि डिस्कॉम के पास पैसा होना चाहिए कि वो बिजली खरीद सके, बिजली कंपनियों के पास बिजली होनी चाहिए जिससे वो बिजली बेच सके, और इससे इंडिया में लोड शेडिंग नहीं होगी। पर ये सुनने में बेहतर लगता है। इसके दूसरी तरफ एक दूसरा हिस्सा है जहां खुद बिजली मंत्री बैठकर डिस्कॉम कंपनियों के लिए पैकेज, बेल आउट पैकेज अप्रूव करते हैं। यानी सरकार को ये पता है कि डिस्कॉम के पास पैसा नहीं है। सरकार को यह भी पता है कि बिजली कंपनियों की बड़ी बकायदारी है डिस्कॉम्स के ऊपर, और बिजली उत्पादन कंपनियों के ऊपर बड़ी बकायदारी है कोयला कंपनियों और रेलवे की। तो ये पूरा जो चक्र चल रहा है बिजली के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हर जगह कई सारी स्लिपेजेस हैं जिसमें कि डिस्कॉम के बिलों की वसूली नहीं होती है। भारत में अभी भी बिलों की वसूली 90% के आसपास अटकी हुई है। 10% बिल अभी भी वसूल नहीं हो पाते हैं, जो फंसे रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये कहना आसान है, पर क्या बिजली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा जब वो ये कहेंगी कि उनको तो वसूली करके ही बिजली के भुगतान नहीं हो रहे हैं। लेकिन तरीका जरूरी और सही है कि लोड शेडिंग को रोकना बिजली कंपनियों की जिम्मेदारी में शामिल किया जाए। इधर देश के 13 प्रमुख शहरों में दिसंबर तिमाही के दौरान प्रॉपर्टी की कीमतों में औसतन 19% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की दिसंबर तिमाही में ये बढ़ोतरी सिर्फ 3.97% थी। मैजिक मिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर तिमाही के दौरान गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की कीमत सबसे ज़्यादा 32.1% बढ़ी है। इसके बाद ग्रेटर नोएडा में 31%, नोएडा में 26% और हैदराबाद में दाम करीब 16% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। सर, अब जिस तरह से प्रॉपर्टीज महंगी हो रही है, ऐसे में आप देश के भविष्य में हाउसिंग की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? भारत का हाउसिंग बाजार विपुल जी प्राइसेस कम होने की संभावना पर काम कर था। ऐसा लग रहा था कि बाजार में प्राइसिंग क्रैश होगी तो लोग नए ग्राहक आएंगे, लेकिन यहाँ कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। यानी ये संभावना, कीमतें घटने की संभावना लगभग खत्म हो गई। हालांकि यही आंकड़ा ये भी बताता है कि इस क्वार्टर में प्राइसेस बढ़ने के कारण भारत में प्रॉपर्टी की मांग में करीब 17% की कमी भी आई है। लेकिन अब जब प्रॉपर्टी के प्राइसेस लगातार बढ़ने लगे हैं तो इस बात की संभावना लगभग खत्म हो जाती है कि सस्ते मकान या अफोर्डेबल हाउसिंग जैसी कोई कॉन्सेप्ट अब टिकाऊ रह पाएगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं अलग अलग कार्यक्रमों में, इकोनॉमिकम के जरिए, मनी सेंट्रल के जरिए, कि भारत के हाउसिंग मार्केट में पिछले एक साल में एक बड़ा शिफ्ट आया। जिन जगहों पर, जिन प्लॉट्स के ऊपर अफोर्डेबल हाउसेस बनने थे, उन्हीं जगह अब
अब 1 करोड़ से ऊपर के हाउसेस बनने लगे। वो एरियाज जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए फ्यूचर में पोटेंशियल माने जाते थे, दिल्ली और एनसीआर के और मुंबई के आसपास के, वहाँ उन्हीं जगहों पर अब महंगे हाउस आने लगे। तो जिन प्रॉपर्टी के प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर के प्राइसेस हैं, और जो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का हाउस खरीदने की क्षमता रखता है उसके लिए प्रॉपर्टी प्राइस में 18-19% की 20% की बढ़ोतरी कोई मायने नहीं रखती। पर नीचे के स्तर पर अब सस्ती प्रॉपर्टी का बाजार और भी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। इसका प्रत्यक्ष रूप से आपको असर अगले 3-4 महीनों के अंदर किराए पर नजर आने लगेगा। इन प्रमुख शहरों में चूंकि प्रॉपर्टी उपलब्ध नहीं होगी और प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो किराए में बढ़ोतरी का, या जिसको हम रेंटल इन्फ्लेशन कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी का एक नया दौर शुरू हो सकता है। बिल्कुल। इस बीच महंगा होने के बावजूद भारतीय जम करके सोने में खरीदारी कर रहे हैं, और यही वजह है कि देश में सोने के आयात में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2023 में गोल्ड इंपोर्ट में 3% यानी कि 21 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई और कुल 734.2 टन सोने का इंपोर्ट हुआ। 2022 में 713.3 टन सोने का इंपोर्ट हुआ। जानकारों के मुताबिक 2023 की आखिरी तिमाही में त्यौहार और शादियों के सीजन के दौरान फिजिकल मांग बढ़ने से गोल्ड इंपोर्ट में इजाफा हुआ है। सर, गोल्ड इंपोर्ट बढ़ने का क्या कुछ असर आप देख रहे हैं भविष्य में? देखिए, गोल्ड इंपोर्ट रोकने की कोशिश सरकार ने पिछले 1 साल में कई बार की, ड्यूटीज भी बढ़ाई, डिस्करेज करने की भी कोशिश की, पर भारतीय बाजार में सोने का आयात दोनों तरह से बढ़ा। एक तो भारतीय बाजार में सोने का आयात ज्वेलरी की डिमांड के कारण बढ़ा, जो कि हमने देखा, और दूसरी चीज सोना एज ए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट या निवेश और बचत के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भी पिछले साल खूब चमका। 13% के आसपास का रिटर्न हमने गोल्ड में देखा जो मिला। उसके बाद अब गोल्ड को लेकर एक नए किस्म का इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट बन रहा है, निवेशक सेंटीमेंट बन रहा है। आमतौर पर पहले माना जाता था कि सोने में निवेश करना सही और उचित तरीका नहीं है, लेकिन अब सोने में निवेश के बड़े तरीकों के कारण, हालांकि डिजिटल गोल्ड में खरीदारी बढ़ रही है, लेकिन उसका असर सोने की कीमतों पर दिखाई देता है, पड़ता है जब भी गोल्ड की डिमांड बढ़ती। तो भारतीय बाजार में इस साल भी गोल्ड की डिमांड कम होने की संभावना नहीं है। पर जो ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि गोल्ड की मांग बढ़ने के बाद, कीमतें बढ़ने के बाद भी आयात में कमी नहीं हुई, आयात में बढ़ोतरी हुई। और ये रिजर्व बैंक के लिए चुनौती है, क्योंकि रिजर्व बैंक को पता है, या भारत में भी सरकार को भी पता और देश में ज़्यादातर लोगों को पता है कि भारत की विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के बाद सोने के आयात पर जाता है। गोल्ड सबसे बड़ा इंपोर्ट है। भारत चाहता है कि गोल्ड पर आयात की निर्भरता कम हो, लेकिन बाजार कुछ दूसरा ही इशारा कर रहा है। जी। इस बीच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई की तरफ से मार्च अंत तक 1 लाख करोड़ की सड़कें बेचने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसमें करीब 40,000 करोड़ की सड़क की बिक्री इसी साल होगी। ऐसा हुआ तो वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर अब तक एनएचएआई के लिए ये सबसे बड़ी सफलता होगी। सर, सड़कें बनी हैं या बिकी हैं? ये देखिए, एनएचएआई को लेकर लगातार हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करते रहे। हमने इकोनॉमिकम में विस्तार से चर्चा की थी, उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हम घूमकर वहीं आ गए। इस साल आप एनएचएआई से सवाल नहीं पूछ सकते कि उसने सड़कें बनाई या बेची हैं। ऐसा लगता है जैसे कि बनी हुई सड़कों को बेचना एनएचएआई का पहला लक्ष्य था, और इसलिए जो सरकार का एसेट मोनेटाइजेशन कार्यक्रम था उसका सबसे बड़ा हिस्सा एनएचएआई के खाते में डाला गया था। तो बनी हुई सड़कें बेचने के मामले में एनएचएआई ने को इस बार 40,000 करोड़ रुपए की बनी हुई सड़कें बेचने की तैयारी है, ऐसी संभावना बनती दिखाई दे रही। अब एनएचएआई इन सड़कों की बिकवाली क्यों कर रही है? सवाल है इसलिए भी कर रही है क्योंकि एनएचएआई कर्ज में डूबी हुई एजेंसी है। सरकार ने उसको कर्ज उठाने से मना कर दिया। हालांकि राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से बहुत सारी बातें कही जाती, पर व्यवहारिकता यह है कि भूमि अधिग्रहण की लागत बढ़ने के कारण, टोल की लागत बढ़ने के बावजूद एनएचएआई का कर्ज कम नहीं हो रहा है, और कर्ज कम करने के लिए उसे बनी बनाई सड़कें बेचनी पड़ रही हैं टोल ऑपरेट ट्रांसफर के तहत। अगले साल तक हम एनएचएआई को लेकर स्थितियां थोड़ी और बदलती देखेंगे। हमने विस्तार से इस पर चर्चा की थी और बताया था कि हो सकता है आने वाले समय में एनएचएआई ज्यादातर एसेट मैनेजमेंट की तरफ बढ़े, जिसमें कि बनी हुई सड़कों का वो मैनेजमेंट करेगी। लेकिन बनी हुई सड़कें बेचकर ही एनएचएआई अपने कर्ज को कम कर सकती है। इस साल के बजट में भी, अंतरिम बजट में भी इस बात की गुंजाइश कम है कि एनएचएआई को बाजार से कर्ज उठाने की छूट मिलेगी। जी, अब रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। भारत ने साफ कर दिया है कि देश के अनाज खरीद कार्यक्रम को डब्ल्यूटीओ में अस्थायी सुरक्षा दिलाना उसकी प्राथमिकता है। कृषि से जुड़े बाकी मुद्दों पर बाद में चर्चा होगी। भारत की तरफ से यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने कहा है कि डब्ल्यूटीओ की फरवरी में होने वाली बैठक से पहले अनाज खरीद कार्यक्रम पर सहमति नहीं बन पाएगी। बयान देकर के भारत ने एक तरह से अमेरिका पर दबाव बनाया है कि वो भारत के अनाज खरीद कार्यक्रम को अस्थायी सुरक्षा देने में अपना सहयोग करे।
अगले महीने अबू धाबी में। आपको बता दें कि WTO की ये बैठक होनी है। सर, भारत का जो बदला हुआ रुख है, इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है? हम लोगों ने इस पर कल मनी सेंट्रल में चर्चा की थी। और देखिए, परिस्थिति वही बन रही कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते सुधरे नहीं हैं, अभी भी फ्रिक्शन और तनाव के बिंदु बने हुए हैं। अमेरिका की विदेश मंत्री भारत में थी और ऐसा लग रहा था कि बातचीत बनेगी, लेकिन जैसे ही वो वार्ता खत्म हुई, WTO में दोनों देश एक साथ आमने सामने आ गए। पिछले 3 साल के दौरान भारत और अमेरिका के बीच WTO में सबसे ज़्यादा टकराव हुआ है। भारत के साथ 80 और देश भी हैं। भारत ने WTO में स्टैंड लिया है कि फूड सब्सिडी उसके लिए जरूरी है। फूड सब्सिडी को कैलकुलेट करने का फार्मूला बदला जाना चाहिए और भारत सरकार को अपनी अनाज स्कीम के लिए खरीद की जो व्यवस्था है उसे जारी रखना चाहिए। अब भारत के लिए दुविधा ये कि उसने भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा कर दी और 5 साल तक कर दी है। इसके लिए उसे सब्सिडी भी देनी पड़ेगी और बड़ी मात्रा में अनाज भी खरीदना पड़ेगा, तब ये स्कीम लागू की जा सकेगी। WTO के नियमों के हिसाब से ही चुनौतीपूर्ण है। और अब ये टकराव किस दिशा में WTO में जाएगा, भारत बनाम अमेरिका और अमेरिका के साथ यूरोपीय समुदाय को ये देखना दिलचस्प होगा। भारत की तरफ से जो सख्त रुख दिख रहा है उससे लग रहा है कि अब आने वाले समय में WTO में भारत और अमेरिका के रिश्तों में गतिरोध और ज़्यादा बढ़ेगा। इस बीच ग्लोबल व्यापार के लिए इस बार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले लाल सागर के तनाव की वजह से सुएज नहर के रास्ते व्यापार पर खराब असर पड़ा और अब सूखे की वजह से उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली पनामा नहर के रास्ते भी व्यापार कम हो गया है। सूखे की वजह से पनामा नहर प्रशासन को नहर के रास्ते मालवाहक जहाज़ों की मूवमेंट 36% तक घटानी पड़ी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से सैन फ्रांसिस्को तक पनामा नहर के रास्ते समुद्री जहाज़ को सिर्फ 8300 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, लेकिन नहर बंद होने की वजह से शिप को 21,000 किलोमीटर लंबा रास्ता अब तय करना होगा। सर, पनामा नहर अगर बंद होती तो इसका व्यापार पर किस तरीके से असर देख रहे हैं? ये दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण रूट है। इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी इकोनॉमिका में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आप समझ सकते हैं कि पनामा नहर की भौगोलिक स्थिति क्या है। अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कनाडा और अमेरिका के बीच कारोबार का 80% हिस्सा इस कैनाल के थ्रू जो जाता है। ये करीब 80 किलोमीटर लंबी कैनाल है, जो आर्टिफिशियल मानव निर्मित कैनाल है, जिसमें शिप के आने के बाद पानी का स्तर बढ़ाया जाता है और शिप को पार करके दूसरे हिस्से में ले जाया जाता है। इस कैनाल में इस पूरे हिस्से में सूखे का भयानक असर है और ये इन क्लाइमेट चेंज का या इन्वायरमेंट क्राइसिस का सबसे सीधा और प्रत्यक्ष उदाहरण है कि दुनिया की एक सबसे प्रमुख वाटरवेज पानी की कमी के कारण बंद कर दी गई है। अब इस रास्ते के बाद अमेरिका से कनाडा से अमेरिका जाने वाले या अमेरिका से लैटिन अमेरिका या अमेरिका के दूसरे तटों पर जाने वाले जहाज़ों को बेहद लंबा रास्ता तय करके जाना पड़ेगा और ये परिस्थिति अमेरिका और बाकी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई और लागत बढ़ने की वजह बनेगी। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिससे कि पनामा कैनाल में पानी बढ़ाया जा सके। जब हमने पिछली बार पनामा कैनाल की परिस्थिति पर बात की थी, उस समय तक पनामा कैनाल में शिप्स के आवागमन को सीमित किया गया था क्योंकि काफ़ी सारा पानी चाहिए होता था, लेकिन अब इसमें करीब 36 से 40% की कमी हो ही गई है, कम कर दिया गया है क्योंकि इतना पानी ही नहीं है कि वहाँ से जहाज़ तैर कर निकल सके। इधर लाल सागर में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से लाल सागर में अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाए जाने के बाद अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर बमबारी बढ़ा दी है। गुरुवार को अमेरिका ने हूती विद्रोहियों को आतंकवादी घोषित करते हुए उनके ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके अलावा हूती विद्रोहियों को समर्थन देने के लिए अमेरिका ने ईरान को भी चेतावनी दी है। लाल सागर में बढ़े इस तनाव की वजह से इस रास्ते समुद्री व्यापार बुरी तरह प्रभावित होने की अब आशंका जताई जा रही है। सर, इसका असर क्या देख रहे हैं लाल सागर में जिस तरीके से सिचुएशन खराब हो रही है? ये तनाव और ज़्यादा विकट हो रहा है। अभी तक हम ये देख रहे थे, जो नया अपडेट है इसमें, बाकी तो लगातार हम इसे फॉलो कर रहे हैं। जो नया अपडेट है वो ये है कि अभी तक तेल और गैस के टैंकर्स का ही रास्ता बंद था, लेकिन अब भूमध्य सागर से जो खाद्य आपूर्ति है, खाद्य उत्पादों की आपूर्ति जो भूमध्य सागर के जरिए एशिया को जाने वाली है, एशिया से जाने वाली है, वो भी लगभग रुक चुकी है और अब फूड प्रोडक्ट्स लाने वाले शिप भी अफ्रीका के रास्ते, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से घूमकर जा रहे हैं, जो कि करीब 35 दिन लंबा रास्ता है। और इसलिए अभी खुलकर ये बात स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन ये रास्ता बंद होने के बाद अगले 2 महीने के भीतर दुनिया के बहुत सारे बाजारों में इन्फ्लेशन या महंगाई का नया दौर दिखाई दे रहा है। और इस पूरी व्यवस्था में पूरा मैरीटाइम ट्रेड, एशिया और यूरोप के बीच, एशिया और अमेरिका के बीच का पूरा मैरीटाइम ट्रेड ध्वस्त सा हो गया है, क्योंकि बहुत सारा कारोबार जो भारत से निर्यात के तौर पर यूरोप जाता था वो भी रुका हुआ है और अब भारत
भारत सरकार को भी कुछ ऐसे रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं जिसके जरिए वो भारत के निर्यातकों को थोड़ी मदद पहुंचा सके। लेकिन भारत से टेक्सटाइल और बाकी चीज़ों का निर्यात अब केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ही हो पाएगा। इधर कर्ज के जल्द सस्ता होने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ किया है कि जब तक 4% महंगाई दर का लक्ष्य हासिल नहीं होता है और केंद्रीय बैंक को ये नहीं लगता कि महंगाई दर स्थिर हो गई है, तब तक पॉलिसी दरों में कटौती नहीं की जाएगी। आरबीआई गवर्नर के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि देश में सस्ते कर्ज के लिए अभी फिलहाल लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दिसंबर के दौरान देश में रिटेल महंगाई दर 5.69% दर्ज की गई है और 4% तक आने में अभी समय लग सकता है। उधर रिजर्व बैंक ने के एक पेपर में कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से देश में महंगाई जो है वो जिद्दी हो चुकी है। सर, खाद्य महंगाई जिद्दी हो गई, ये तो हम लगातार अपने कार्यक्रम में अलग अलग माध्यम से बता रहे हैं, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज का कितना असर आप देख रहे हैं? दो महत्वपूर्ण बातें कहीं। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में आरबीआई के गवर्नर मौजूद थे और उन्होंने बड़ी दो टूक बात कही है। बात भारत के तमाम लोगों को अलग अलग तरीके से समझना और सुनना ज़रूरी है कि और ये सरकार के लिए भी कही गई, सरकार के पास भी ये सूचना गई कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी तब तक नहीं करेगा जब तक महंगाई की दर 4% नहीं आएगी, और 4% आने की संभावना अगले साल तक रिजर्व बैंक ने खुद ही जाहिर नहीं की है। रिजर्व बैंक को भी लगता है कि 5% के आसपास रहेगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 6 महीनों में भारत में ब्याज दरें कम होंगी, तो इसकी गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि भारत में महंगाई की दर मजबूत है और मजबूती से अपनी जगह कायम है। रिजर्व बैंक ने इसकी बढ़ोतरी को रोकने में थोड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन खाद्य महंगाई अभी भी चुनौती बनी हुई है। तो इसका असर निवेशकों के लिए है कि अगर आप बैंकों में पैसा रख रहे हैं तो आपकी बचत पर ऊंचा ब्याज मिलता रहेगा, आपको एफडी पर ऊंचा ब्याज मिलेगा। लेकिन बैंकों के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि बैंकों ने जो महंगे डिपॉजिट्स जुटा रखे हैं उनको सर्विस करने की कॉस्ट बढ़ती जाएगी और इसके बाद उन्हें कर्ज पर ब्याज दरों को और लंबे समय तक महंगा रखना पड़ेगा। तो सस्ती कैपिटल की उम्मीद नहीं है, डिपॉजिट्स पर अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। दूसरी तरफ महंगाई को लेकर जो रिजर्व बैंक की तरफ से पेपर आया वो खासा महत्वपूर्ण है। वो पेपर ये बता रहा है कि भारत की खाद्य महंगाई अब सीजनल नहीं रही है, स्टबर्न और जिद्दी हो गई। ये बात आप कई बार मनी सेंट्रल में अलग अलग तरीके से सुन चुके होंगे। भारत में पिछले 2 साल में फसलें खराब नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ कि सूखा पड़ा हो या कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत फसल में उतार चढ़ाव जरूर हुआ, लेकिन भारत में सभी प्रमुख खाद्य फसलों की कीमतें लगातार बढ़ती गई। चाहे आप गेहूं ले लीजिए या चावल ले लीजिए, इसके अलावा स्पाइसेस की, दालों की और दूध की। तो पूरी खाद्य बास्केट पर पर्यावरण का बड़ा असर दिखाई दे रहा है, क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। भारतीय कृषि सबसे ज़्यादा संवेदनशील है और सबसे ज़्यादा संकट में है पर्यावरण के बदलावों के कारण, और इसलिए इस साल खरीफ की पैदावार भी कम हुई और रबी की पैदावार पर भी अल नीनो का साया है। तो इसलिए रिजर्व बैंक का पेपर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत में अगर बाकी महंगाई कम भी हो जाए, और कम भी हुई है विपुल जी, अगर आप इन्फ्लेशन के आंकड़े को देखें तो जो कोर इन्फ्लेशन है रिटेल में उसमें कमी आई है। खाद्य महंगाई किसी भी स्थिति में उस कमी के बाद भी खाद्य महंगाई भारत के नीति निर्माताओं को और लोगों को कोई राहत की सांस नहीं लेने देगी। राहत की सांस नहीं लेने दे रही है। खाद्य महंगाई निश्चित रूप से लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है और नीति निर्माता लोगों को तो काफ़ी हद तक परेशान कर ही रही है। बीते 2 दिन यानी बुधवार और गुरुवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली की, जिस वजह से 2 दिन में शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स 2.5% से ज़्यादा टूटे हैं। एफपीआई ने बुधवार को 10,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली की और गुरुवार को भी 9,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली हुई है। अमेरिका में ब्याज दरों में जल्द कटौती की उम्मीद घटने की वजह से विदेशी निवेशकों में भारतीय बाजार ने अब बिकवाली बढ़ाई है। सर, इतनी बड़ी बिकवाली की वजह मान क्या रहे हैं आप? क्या खाली ब्याज दरें ही हैं और जिसका डर था, देखिए वो बात सामने आ गई। भारत के स्टॉक मार्केट में और अमेरिका की बॉन्ड यील्ड का जो अंतर था, वो गैप बढ़ने के कारण इस बात की पूरी संभावना थी कि एक सेल ऑफ ट्रिगर होगी, और वो ट्रिगर हो गई, जिस पर हमने कल चर्चा की थी। दूसरा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए वो किसी तरह से इस तरफ इशारा नहीं कर रहे थे कि फेडरल रिजर्व अपने यहाँ ब्याज दरों में कमी करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक तो ने क्या कहा है आपने अभी सुन ही लिया, क्योंकि भारत के सेंट्रल बैंक ने तो कह दिया कि ब्याज दरों में कमी की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसी स्थिति में विदेशी निवेशकों के लिए शानदार मौका था मुनाफा वसूली करने का, और उन्होंने दबा कर मुनाफा वसूली की मार्केट में प्रॉफिट बुक किए। ये जो सेल ऑफ आई है 20,479 करोड़ रुपए की, 20,500 करोड़ रुपए की 2 दिनों में, ये विशुद्ध रूप से भारतीय शेयर बाजार में मुनाफा वसूली है। अब आप कहें दूसरों ने क्या किया? बेचारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीद रहे थे 9,000 10,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जैसा बाजार के आंकड़े बताते हैं। विदेशी निवेशकों ने चढ़े हुए कीमत पर शेयर बेचकर बाहर निकलने की रणनीति अपनाई। अब आने वाले समय में बॉन्ड यील्ड ऊंची रहने के कारण भारतीय शेयर बाजार से मिलने वाला रिटर्न सीमित रहेगा, इसलिए आप ये मान के चलिए कि विदेशी निवेशक, ऐसा लगता है विपुल जी, कि हर तेजी पर बिकवाली करेंगे।
करेंगे। आने वाले महीनों में जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी तेजी आती दिखेगी, विदेशी निवेशक अपना निवेश निकालने की कोशिश करेंगे या मुनाफा वसूली करेंगे। तो अगर आप बाजार में निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि विदेशी निवेशक कौन से स्टॉक उठा रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं और कहाँ खरीदारी कर रहे हैं। और अगर ज़्यादा कुछ ना समझ में आ रहा हो तो दोपहर 1 बजे हम लोगों के साथ जुड़ जाइए मनी 9 के साथ। हमारे जो एक्सपर्ट होंगे वो समझने में मदद करेंगे कि जिस तरह की वोलेटिलिटी क्योंकि आने वाले समय में बढ़ सकती है, तो उसमें आपके निवेश जो है सुरक्षित रहें, इसका ध्यान हम रखेंगे। इधर लॉन्च होने के साथ ही क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का ETF निवेशकों में तेजी से लोकप्रिय हो रही है और हाल ही में अमेरिकी सिक्योरिटी रेगुलेटर ने बिटकॉइन ETF को मंजूरी दी थी और उसके बाद जैसे ही ETF लॉन्च हुआ, तेजी से इसमें निवेश आने लगा और अब तक करीब $1 अरब का निवेश आ चुका है। निवेश के मामले में बिटकॉइन ETF पहले से मौजूद कई ETF को पीछे छोड़ चुका है। सर, अब भारत के नियामक इसको कैसे लेंगे, क्योंकि लोकप्रियता तो काफी तेजी से बढ़ रही है। बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। बिटकॉइन ETF में निवेश चांदी के ETF के निवेश से ऊपर निकल गया सबसे तेजी से। जिस बात की संभावना थी कि बिटकॉइन के उत्साही निवेशक जो तैयार बैठे थे वो इसके ETF आने की तैयारी कर रहे थे और जैसे ही ETF आया एकदम तेजी से बिटकॉइन की कीमतों में बढ़ोतरी भी हुई और बिटकॉइन में निवेश में रिकॉर्ड तेजी हमें दिखाई दी। सिल्वर ETF करीब करीब $11 बिलियन के आसपास का है, पर बिटकॉइन का ETF या बिटकॉइन के ETF का जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो $30 बिलियन पर पहुंच गया, यानी लगभग 3 गुना हो गया। ये स्पेकुलेटिव बाइंग है या स्थायी बाइंग है, ये हमें देखना होगा, लेकिन भारतीय नियामकों के लिए बड़ी दुविधा है। भारत में अभी बिटकॉइन को सीमित मान्यता मिली हुई है, क्रिप्टो को सीमित मान्यता मिली हुई है, भारत में एक्सचेंजेस नहीं है, लेकिन भारतीय निवेशक जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निवेश कर रहे हैं वो तो इस ETF की रैली का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे ही और उन्हें भारतीय नियामक कैसे देखेंगे या भारत में उनको किन नियमों के तहत देखा जाएगा, इस पर असमंजस है। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं फटाफट झटपट में। दिसंबर तिमाही के दौरान जोरदार बिक्री के बावजूद देश में स्मार्टफोन बिक्री गति नहीं पकड़ पा रही है। 2023 के दौरान देश में स्मार्टफोन शिपमेंट में 2% की गिरावट देखने को मिली है। कैनालाइज की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के दौरान देश में 14.86 करोड़ स्मार्टफोन की शिपमेंट हुई है। हालांकि दिसंबर तिमाही के दौरान शिपमेंट में 20% की बढ़ोतरी हुई है और कुल शिपमेंट 3.89 करोड़ दर्ज की गई है। केंद्र सरकार भारत ब्रांड के तहत फ्रेंचाइज मॉडल के जरिए देश भर में सस्ता राशन बेचने के लिए स्टोर खोलने की योजना बना रही है। इस मॉडल के जरिए अकेले दिल्ली में 50 स्टोर खोलने की योजना है। इस योजना का मकसद उपभोक्ताओं तक सस्ते राशन की सप्लाई के साथ साथ कारोबार को बढ़ाना भी है। कर संकट में फंसी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन की सरकार पर देनदारी लगातार बढ़ रही है। दिसंबर तिमाही के लिए लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फीस के तौर पर कंपनी की सरकार को देनदारी में 702 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पुरानी देनदारी के कुछ हिस्से के बदले ही सरकार ने वोडाफोन में 33% हिस्सेदारी भी ली है, लेकिन इस देनदारी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, ये कुछ खबरें झटपट की। स्मार्टफोन बाजार में कोई बड़ी डिमांड बनती नहीं दिखाई दे रही। पिछले साल भी हमने पूरे बाजार को फ्लैट देखा, इस बार भी फ्लैट देखा और इसकी सबसे बड़ी बात है कि स्मार्टफोन में जो सबसे ज़्यादा बड़ा सेगमेंट था सस्ते स्मार्टफोन का 8,000 से लेकर 15,000 रुपए के, उस सेगमेंट में नई डिमांड आती नहीं दिखाई दे रही है। स्मार्टफोन में भी लगभग वैसी ही स्थिति है कि जो एप्पल के या बाकी जो हाई प्रोफाइल फ़ोन्स हैं उनकी सेल तो दिख रही है और ये परोक्ष रूप से ये भी बता रहा है कि अगर स्मार्टफोन की बिक्री भारत में नहीं बढ़ी तो जो इंटरनेट पेनिट्रेशन में, इंटरनेट के इस्तेमाल में गिरावट हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं वो इस साल और ज़्यादा गहरा सकती है। भारत अनोखा सा देश है जहां पर इंटरनेट के इस्तेमाल में पिछले 2 साल के दौरान गिरावट आई और उसकी सबसे प्रमुख वजह ये स्मार्टफोन महंगे हो गए हैं, लोगों की खरीद की पहुँच से बाहर है और इस वजह से वो इंटरनेट में उनका एक्सेस इंटरनेट का इस्तेमाल कम हो रहा है। चलिए, तो अब फिलहाल कार्यक्रम को तो समेटने का वक्त हो गया है, लेकिन सर इस बार इकोनॉमिकम में क्या कुछ खास रहने वाला है और काफ़ी दर्शक इंतजार करते रहते हैं, तो अगर आप झलकियाँ बता दें। इस हफ्ते इकोनॉमिकम में हम आपको एक नए तरीके के बाजार की तरफ ले चलेंगे जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपने सुन रखा है और थोड़ा बहुत शायद आपको अब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इस बाजार के तार जुड़े हैं दुबई में पर्यावरण की बैठक से। इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब हमने आपको बताया कि पनामा कैनाल में पानी कमी के कारण कैनाल सूख रही है, पर्यावरण का बुरा असर है, ग्लोबल वार्मिंग का बुरा असर है और दुबई में दुनिया भर की सरकारों ने तो ये बता दिया है कि वो ग्लोबल वार्मिंग रोकने नहीं जा रही हैं, वो तो कार्बन का उत्सर्जन बढ़ाने जा रही है। ऐसी स्थिति में होगा क्या और क्या हो रहा है पर्दे के पीछे, इस पर्यावरण के पूरे संकट के बीच कौन सा बाजार बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है और किसने कैसी डील कहाँ की है, हम आपको बिल्कुल दिलचस्प दुनिया में ले चलेंगे जिस बाजार के बारे में शायद अभी हमने कम चर्चा की है और उस बाजार में भारत कहाँ खड़ा है हम ये भी जानने की
कोशिश करेंगे। दुबई की उस बैठक के बाद ये पता चला कि सऊदी शेख्स ने दुनिया में कुछ बड़े सौदे किए हैं। वो किन चीज़ों के सौदे थे, इस बार के इकनॉमिकम में आपको पता चलेगा। तो इस बार का इकोनॉमिकम काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और इस बार का इकोनॉमिकम आपको मनी 9 के ऐप पर ही मिलेगा। तो अगर आप में से कुछ दर्शकों ने मनी 9 के ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए ताकि इकोनॉमिकम का ये एपिसोड आपको मिस ना करना पड़े। तो फिलहाल मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। ऐसे ही का तमाम ये तंबो दीवार है, वैसा ही रंगो रूप